यह अहम बैठक होगी। सीसीएस की बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब देखिए एक्शन में सरकार, और आज सीसीएस की एक अहम बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए भी मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान से वापसी के बाद ही आज ये बड़ी बैठक होने वाली है। सीसीएस की ये बड़ी बैठक होगी और आपको बता दें कि इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे, एनएसए के भी मौजूदगी की खबर मिल रही है। और आज इस बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से दिल्ली में धमाका हुआ, लोगों की जान गई है, उसके बाद से पीएम मोदी ने कहा था कि जांच एजेंसियां तय तक जाएंगी। तो 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के पास ये बड़ा धमाका हुआ और दिल्ली धमाके में कार को लेकर के नया खुलासा किया गया है। डॉक्टर उमर विदेश में बैठे हैंडलर के संपर्क में था। सूत्रों के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सुरक्षा एजेंसियों ने हैंडलर की पहचान की है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी की तस्वीर है। धमाके वाले दिन i20 कार 2:30 पर कनॉट प्लेस में दिखी थी। डॉक्टर उमर कार लेकर के दिल्ली के कनॉट प्लेस पहुंचा था और कार मयूर विहार इलाके में भी सीसीटीवी में नजर आई है। तो ये कार की जो तस्वीर है और डॉक्टर उमर की जो तस्वीर वो आपको दिखा रहे हैं, जहां 10 नवंबर को वो पहले कनॉट प्लेस पहुंचा, वहां से मयूर विहार की तरफ बढ़ा और फिर रेड फोर्ट के पास पहुंच गए। वहां पे धमाका हुआ और ये धमाका इतना भीषण था कि इसमें कई लोगों की जान भी चली गई, कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। अब इसे लेकर के सरकार सख्त है। तो देखिए, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। डॉक्टर उमर विदेश में बैठे हैंडलर के संपर्क में था। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने हैंडलर की पहचान की है और ये देखिए 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां एक तस्वीर है डॉक्टर उमर की, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां वो किस तरीके से गाड़ी में बैठा हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं 10 नवंबर की तस्वीर है। 2:30 पर वो कैनॉट प्लेस पे था और फिर वहां से वो मयूर विहार की तरफ बढ़ता है, वहां से रेड फोर्ट की तरफ जाता है लाल किले के पास, और वहां पे i20 कार में ब्लास्ट होता है। और ये ब्लास्ट को टेरर से ही जोड़ के देखा जा रहा है कि इसमें आतंकी संगठनों के संलिप्त होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि इसे लेकर के अब सरकार भी सख्त है, एजेंसियां भी सख्त है, लगातार हर एंगल से जांच की जा रही है। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर उमर नवी जो कि इस कार में बैठा हुआ था और उसकी ये तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। एनआईए दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में जुट गई है। एनआईए की टीम ने मौके पर जाकर 42 सैंपल कलेक्ट किए हैं और गाड़ी के फटे सिलेंडर, टायर और बोनट के पार्ट्स इकट्ठा किए हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि डॉक्टर उमर सुसाइड बॉम्बर था, जो कि ब्लास्ट में मारा जा चुका है। बदरपुर बॉर्डर से उसने दिल्ली में एंट्री की थी और करीब 3.5 घंटे वो पार्किंग में कार में ही बैठा था। उधर दिल्ली धमाका केस में कार्रवाई और तेज हो गई है। लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर एटीएस, जम्मू कश्मीर और लखनऊ पुलिस ने छापेमारी की। शाहीन के भाई परवेज के घर भी छापेमारी हुई है। परवेज को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और इस बीच जैश की लेडी कमांडर डॉक्टर शाहीन के पिता का मोबाइल फोन और हार्ड डिस्क जब्त किया गया है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग की। अमित शाह ने अफसरों से वारदात की मूल वजह जानने को कहा है और सख्त से सख्त एक्शन के निर्देश दिए हैं। अमित शाह ने एनआईए से जल्द रिपोर्ट भी मांगी है। दिल्ली पुलिस ने ब्लास्ट की प्रारंभिक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। रिपोर्ट में ब्लास्ट से पहले की घटनाओं के बारे में सिलसिलेवार तरीके से भी बताया गया है। और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बताएं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच अब तेज कर दी गई है। दिल्ली में अलग अलग जगह पर छापेमारी की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने 50
संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की है। आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई, जहां मामले में अब जांच तेज कर दी गई है। और देखिए एक तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको, डॉक्टर की ये तस्वीर है और डायरी है जिसे बरामद किया गया और इससे कई खुलासे हो सकते हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल गृह मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा निर्णय लिया गया है। एनआईए की टीम को इस पूरे जांच का जिम्मा दिया गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से भी लगातार जांच की जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है और हर एंगल से अब सबूत खंगालने की कोशिश में टीम जुटी हुई है। तो पुलिस ने लोगों से पूछताछ भी की है और 50 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। दिल्ली ब्लास्ट पर पीएम मोदी ने साजिशकर्ताओं को सख्त वार्निंग दी है। पीएम मोदी ने कहा कि इस धमाके के पीछे जो भी है बख्शा नहीं जाएगा। हमारी एजेंसियां लगातार इसके तह तक जाकर पड़ताल करेंगी। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने भी इशारों में इस हमले को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि देश से ऊपर कोई मजहब नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच अब एनआईए करेगी। गृह मंत्रालय ने इस ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंप दी है। तो उधर पीएम मोदी ने इस हमले को लेकर लगातार अपडेट लेते दिखे। पीएम मोदी रात भर सुरक्षा जांच एजेंसियों के संपर्क में रहे और इस आतंकी हमले में हर एक्शन की अपडेट लेते रहे। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था। इस हमले के पीछे जिसका भी हाथ हो, पीएम मोदी ने उसे भी संदेश दिया है और कहा कि साजिश में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी जांच एजेंसियां मामले की तह तक जाएंगी। जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. उधर लाल किले के पास ब्लास्ट को लेकर सीएम योगी ने भी इशारों में निशाना साधा है। कहा कि कोई भी मजहब राष्ट्र से बढ़कर नहीं। इन चेहरों को पहचानो, सरकारी योजना लेने में सबसे पहले खड़े होंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। कोई मत हो, कोई मजहब हो, कोई जाति हो, और राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता है। याद रखना, हम सब के लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं।
राष्ट्र एक है तो हम भी एक हैं, और इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। दिल्ली में धमाके को लेकर सरकार लगातार एक्शन में है। पीएम मोदी ने एक बार फिर उन साजिशकर्ताओं को संदेश दिया है कि बख्शेंगे नहीं चाहे जो हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को चलिए एक बार फिर से बिहार की खबर का रुख कर लेते हैं। तो देखिए, बिहार में चुनाव संपन्न हो चुका है और इस बार सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। तो बिहार के चुनावी इतिहास में सर्वाधिक वोटिंग की गई है। दोनों चरणों में रिकॉर्ड कायम किया है। 66.91% वोटिंग हुई। दूसरे फेज की अगर हम बात कर ले तो 68.79% वोटिंग हुई है। महिलाओं का प्रतिशत इस बार सबसे ज्यादा रहा है, यानी कि महिला इस बार सबसे जागरूक रही हैं और बढ़ चढ़कर उन्होंने वोट किया है। महिलाओं ने 71.6% मतदान किया। पुरुषों ने 62.8% मतदान किया। महिलाओं का मतदान प्रतिशत की अगर हम बात कर ले तो 9% ज्यादा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाएं इस बार सबसे ज्यादा जागरूक रही हैं और बढ़ चढ़कर उन्होंने इस बार वोटिंग की है। पहले फेज की अगर हम बात कर ले तो 69.4% महिलाओं ने मतदान किया है। पहले फेज में 61.56% पुरुषों ने भी मतदान किया है और दूसरे फेज में 74.03% महिलाओं ने मतदान किया। दूसरे फेज में 64.1% पुरुषों ने मतदान किया। तो बिहार के चुनावी इतिहास में मतदाताओं ने सर्वाधिक वोटिंग की और बिहार के मतदाताओं ने दोनों चरणों में 66.91% मतदान किया है। दूसरे फेज की अगर हम बात करें तो कुल 68.79% वोटिंग हुई। और इस बम्पर वोटिंग से किसको फायदा, किसको नुकसान होने वाला है, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और इसी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा राउंड पूरा हुआ। पूरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई। इससे कई समीकरण बन और बिगड़ सकते हैं। वोटरों का ये उत्साह सुबह 7 बजे से ही दिखने लगा था। जैसे जैसे सूरज की गर्मी बढ़ी, उतनी ही तेजी से वोट का प्रतिशत भी बढ़ता रहा। शाम के ढलते ढलते और वोटिंग का समय खत्म होने तक इन 122 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दूसरे फेज में हुई बम्पर वोटिंग ने पहले फेज को भी पीछे छोड़ दिया है। पिछले 2 दशक से यही दिख रहा है कि वोटिंग ज्यादा होने पर सरकार को ही ज्यादा फायदा हुआ है। इस बम्पर वोटिंग की वजह क्या है और यह किसके लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है, ये सवाल सभी के दिमाग में दौड़ रहा है। आमतौर पर ज्यादा वोटिंग का मतलब सत्ता विरोधी लहर से जोड़ा जाता रहा है, लेकिन हर बार नहीं। बड़ी संख्या में युवा और महिला मतदाताओं ने वोट डाला। ज्यादातर वोटरों ने विकास के मुद्दे पर मतदान किया। पहले फेज के बाद सबकी नजर दूसरे फेज पर थी। दूसरे फेज में हुई रिकॉर्ड वोटिंग ने बता दिया है कि बिहार के लोगों की लोकतंत्र में कितनी गहरी आस्था है। दूसरे चरण में हुई बम्पर वोटिंग से सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ ही चुनाव आयोग ने भी खुशी जताई है। अब सबकी नजर 14 नवंबर की तारीख पर जाकर टिक गई है, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खुलेंगी और रिजल्ट का आंकड़ा सामने आने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और बिहार चुनाव में दूसरे चरण का मतदान पहले चरण की वोटिंग से भी ज्यादा हुआ है और इस चरण में भी कई रंग देखने को मिले। लोगों का उत्साह दिखा, लोकतंत्र के महापर्व में सक्रिय भागीदारी दिखी, तो एक एक वोट की कीमत पहचानने का संदेश भी दिया गया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया। इसी के साथ ईवीएम में कैद हो गई दूसरे चरण के 1302 उम्मीदवारों की किस्मत। लेकिन लोकतंत्र के महापर्व का ये दूसरा चरण पहले चरण पर भारी पड़ा। चाहे बात लोगों के उत्साह की हो, वोटिंग परसेंटेज की हो, या फिर आम के साथ खास लोगों की भागीदारी की, मंगलवार को वोटिंग की शुरुआत होते ही बूथ पर लोग उमड़ पड़े। न्यूज 18 की अपील, पहले मतदान फिर जलपान का नारा लोगों के सिर चढ़कर बोला। सुबह से ही लोगों की कतार बूथ पर दिखी। वोट डालने के लिए लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। 20 जिलों से आई ये 20 तस्वीरें इसकी पुष्टि भी करती दिखी। हर एक जिला दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता दिखा। कटिहार से वोटिंग की अनोखी तस्वीर सामने आई, जहां युवा किसान आनंद भैंस पर सवार होकर वोट डालने निकले। 2.5 किलोमीटर की दूरी उन्होंने भैंस पर पूरी की और लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी का लोगों में सार्थक संदेश भी दिया। इस चरण के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी अधिक रही। नवादा में बूथ पर बुर्के में जुटी महिलाओं के साथ सुपौल में भी महिला मतदाताओं की लंबी कतार दिल को सुकून देने वाली रही। तो अररिया में भी महिलाएं चुनाव को लेकर एक्टिव दिखी। पश्चिम चंपारण में मुस्लिम महिला वोटर घर और समाज की बंदिश तोड़कर बूथों तक पहुंची। गया जी में कंधे पर पोते के साथ बुजुर्ग मतदाता नई पीढ़ी को वोट का मतलब समझाते दिखे, तो सासाराम में सास बहू की जोड़ी ने एक साथ बूथ पर पहुंचकर सार्थक संदेश भी दिया। इन सबके बीच भागलपुर में बीमार वोटर ऑक्सीजन लगाकर भी वोट देने पहुंचे और लोकतंत्र में एक एक वोट की कीमत का महत्व समझाया। भागलपुर की सबसे बुजुर्ग मतदाता ने भी लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई। 104 साल की सावित्री देवी ने बूथ संख्या 95 पर जाकर मतदान किया। जब लोकतंत्र के महापर्व में आम लोग इतने एक्टिव दिखे, तो नेता जिन पर लोकतंत्र को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, वो भला पीछे क्यों रहते। 20 जिलों से 20 बड़े चेहरों ने भी लोकतंत्र के महापर्व में अपना वोट डाला और दूसरों को भी वोट डालने के लिए प्रेरित किया। बिहार चुनाव के दोनों चरण समाप्त हो चुके हैं। सभी 243 सीट पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। लोगों ने चुनाव में जमकर उत्साह दिखाया। ईवीएम का बटन इतना दबाया कि नया रिकॉर्ड ही बन गया। अब इंतजार है 14 नवंबर का, जिस दिन खुलासा होगा कि बिहार में किसकी बहार होगी, नीतीश की सरकार होगी या फिर तेजस्वी की नई बयार होगी। लेकिन तब तक धीरज रखिए, इंतजार करिए और न्यूज 18 के साथ हर पल बदलने वाली सियासत पर बारीक नजर भी रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। शकील अहमद ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। शकील अहमद ने कहा कि वो पार्टियों की नीतियों के शुभचिंतक बने रहेंगे। उन्होंने सदस्यता से त्यागपत्र दिया है, लेकिन पार्टी की नीति और सिद्धांतों से कोई विरोध नहीं है। देखिए, मैंने लिखा है कि मैं दुखी मन से भेज रहा हूं। ये आपस का हम लोगों का मेरी पार्टी के कुछ नेताओं का और मेरे मतभेद की वजह कर हुआ है। लेकिन मैंने ये भी लिखा है साथ में कि मैं पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों का शुभचिंतक बना रहूंगा। मैं सदस्यता से मैंने त्यागपत्र दिया है। पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों से मेरा कोई विरोध नहीं है। खबरों का सिलसिला न्यूज 18